नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा लगातार बहुत सारी रीसेलिंग कंपनियां बंद होती जा रही हैं। बहुत सारी रीसेलिंग एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कभी डिस्कस नहीं करता, लेकिन आपको सच्चाई बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लगातार रीसेलिंग एप्लीकेशन बंद होते जा रहे हैं। तो एक बात सोचने वाली है कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेज पर आने के बाद ये रीसेलिंग कंपनियां क्यों बंद हो जाती हैं? क्या इनके पीछे ऐसे रीजन रहते हैं जिनकी वजह से ये रीसेलिंग कंपनियां बंद हो जाती हैं? आपको बताना चाहूँगा, एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट थे, काफ़ी नाम कमाया था, जिसका नाम था बोपलर। वो भी कंपनी ऐसे ही चलते चलते बंद हो गई थी। अभी मेरे को लग रहा है कि जो हाईबॉस नाम की एप्लीकेशन है वो भी शायद बंद हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पर ऑल इंडिया में ऑल प्रोडक्ट्स की ऑल पिन कोड पर डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हाईबॉस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा, उनकी टीम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रही। ना तो ऑनलाइन ऑर्डर लग रहे हैं, ना प्रीपेड ऑर्डर लग रहे हैं, ना सीओडी पे ऑर्डर लग रहे हैं। तो वहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा रिस्क दिख रहा है। लेकिन एक बात हम लोगों को जाननी चाहिए, अगर हम रीसेलिंग बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, कि ये बंद क्यों होती हैं कंपनियां, ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं, क्या ऐसी दिक्कतें होती हैं जिस वजह से रीसेलिंग बिजनेस नहीं चल पाते। आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स कंपनियां आती हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये बंद नहीं होती। चाहे इसके अलावा स्नैपडील, मिंत्रा, किसी भी कंपनी की बात करें, वो कंपनियां बंद नहीं होती, लेकिन रीसेलिंग कंपनियां जल्दी बंद हो जाती हैं। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी रीसेलिंग कंपनियां ये एक साथ प्रॉफिट में जाती हैं और एक साथ लॉस में जाती हैं। ये बात रियलिटी है, आप किसी भी रीसेलिंग कंपनी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक साथ हाई प्रॉफिट में चली जाती हैं और एक साथ फिर ऐसे लॉस में आती हैं कि उस लॉस को रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और बात करते हैं कि बंद क्यों होती हैं, तो शुरुआत आपको बताता हूं कि कोई भी इंसान जब कोई ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट करता है, कोई कंपनी शुरू करने की सोचता है, कोई रीसेलिंग कंपनी शुरू करने की सोचता है, तो एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना होता है। आपको बताना चाहूँगा कि ई कॉमर्स कंपनियाँ बनाई जाती हैं तो उनके लिए मल्टी प्लेटफॉर्म वेबसाइट बनाई जाती है। वो वेबसाइट मल्टी सेलर प्लेटफॉर्म के लिए होती है, जिससे कि सेलर अपने प्रोडक्ट एक सेलर पैनल से अपलोड कर दे और बायर उसे खरीद ले रियल वेबसाइट पे जाके। ये ई कॉमर्स कंपनी का मॉडल काम करता है, लेकिन रीसेलिंग कंपनियों का मॉडल एक अलग ही स्टेज पे काम करता है। वो कैसे? यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एक तो रीसेलिंग कंपनी, दूसरे रीसेलर, तीसरा जो उस प्रोडक्ट को रीसेलिंग कंपनी पर बेच रहा है, जिसे हम सेलर बोलते हैं। ये 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं मेनली इनके प्लेटफॉर्म पर। बाकी का कस्टमर जो होता है वो एक अलग ही स्टेज पे होता है, उसका डायरेक्ट कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट किसी सेलर से कनेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। एक तो रीसेलर के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पे रीसेलर अपना डाटा देख सकता है। दूसरा सेलर के लिए बनाया जाता है सेलर पैनल, तो वहाँ पे सेलर देख सकता है। और बाकी का इन कंपनियों के लिए प्लेटफॉर्म होता है जिसमें ये सेलर की डिटेल को मैनेज करते हैं, कस्टमर की डिटेल को मैनेज करते हैं, प्लस रीसेलर की डिटेल को मैनेज करते हैं। तो इनका जो प्लेटफॉर्म डेवलप होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा प्लेटफॉर्म डेवलप होता है, क्योंकि उसी के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेलर मैनेजमेंट, रीसेलर मैनेजमेंट, पेमेंट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। इस वजह से इनका प्लेटफॉर्म मंथली चार्ज काफ़ी ज़्यादा लगता है। मीशो, ग्लोरोड, हाईबॉस, बहुत सारी कंपनियां हैं, इनके प्लेटफॉर्म को जो इस्टेब्लिश है, मीशो का जो एप्लीकेशन है, इनके लाखों रुपए महीने के चले जाते हैं केवल उसके मेंटेनेंस के खर्चे को लेकर। ये खर्चा जो कंपनियां करती हैं ये हमेशा उन लोगों से वसूलती हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पर सेलर हैं। अब भाई जब सेलर पर चार्ज लगते हैं, आपको बताना चाहूँगा कि सेलर जो भी है वो इन कंपनियों के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए लिस्ट करता है, तो उसको हर ऑर्डर पर एक फिक्स कमीशन इन कंपनियों को देना होता है। और वो फिक्स कमीशन जैसे 20% हो सकता है, 22% हो सकता है पर सेल का। और ये रीसेलिंग कंपनियां अपना मेंटेनेंस चार्ज निकालने के लिए और अपना प्रॉफिट निकालने के लिए ये काम करती हैं। अब भाई जब किसी सेलर को कोई भी प्रोडक्ट पर चार्ज देना होगा तो वो उस प्रोडक्ट के चार्ज को
अपने प्रोडक्ट से वसूलेगा। मान के चलो 100 रुपए के प्रोडक्ट को सेल करने पर कोई इंसान रीसेलिंग कंपनी को 25 रुपए दे रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट को 125 का लिस्ट करेगा, जिससे वो 25 रुपए जो रीसेलिंग कंपनी को देने हैं उनको उसी में से वसूल कर सके। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उसका खर्चा जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है और उस खर्चे को सेलर से वसूला जाता है। अब सेलर से जब उस प्रोडक्ट का खर्चा वसूला जाता है तो सेलर प्रोडक्ट पर उस खर्चे को ऐड कर देता है। जब सेलर उस प्रोडक्ट के खर्चे पर ऐड करता है तो उस प्रोडक्ट की रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, तो वहाँ पर रीसेलर को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट रेट पर रीसेलिंग एप्लीकेशन में लिस्ट किया जाता है तो उसको कोई भी खरीदता नहीं। सभी क्या बोलते हैं, इतनी रेट में तो मार्केट में मिल रहा है, प्लस हम लोग जब डिलीवरी चार्ज लगाते हैं प्लस अपना प्रॉफिट लगाते हैं तो वो मार्केट रेट से भी हाई हो जाता है, तो इसलिए हमारे कस्टमर उस प्रोडक्ट को हमसे नहीं खरीदना चाहते। तो इसलिए रीसेलर को भी प्रॉब्लम होती हैं। प्लस आपको बताना चाहूँगा कि ये होती हैं सेलर और रीसेलर्स की प्रॉब्लम। अब कंपनी को लॉस कब स्टार्ट होता है, इस टाइम पे तो कंपनी जब स्टार्ट होती है बहुत सारे सेलर को अपने साथ कनेक्ट करते चलती है, लेकिन जब उनका प्लेटफॉर्म बड़ा होता जाता है तो उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो वो कंपनी क्या करती है, पहले तो छोटी सी थी, 5 लोगों की टीम बनाई, वही उस कंपनी को चला रहे थे। फिर वो क्या सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हमारी कंपनी बढ़ती जा रही है, हम स्टाफ को बढ़ाते हैं, हम कम्युनिकेशन वाली एक टीम बना देते हैं, हम स्टॉक को मैनेज करने वाली टीम बना देते हैं, हम इन्वेंट्री को मैनेज करने वाली टीम बना देते हैं, हम पेमेंट को मैनेज करने वाली टीम बना देते हैं। तो जैसे जैसे टीम बनती जाती हैं सर्विस को बेटर करने के लिए, तो इनका खर्चा ज़्यादा बढ़ता जाता है। जब खर्चा ज़्यादा बढ़ता है तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा ये कंपनियों का जितना ज़्यादा खर्चा होता है ये उस खर्चे को उस सेलर से लेती हैं। तो होता क्या है कि फिर से सेलर पे वो चार्ज लगती हैं, सेलर उस चार्ज को फिर से प्रोडक्ट पर ऐड कर देता है और प्रोडक्ट की रेट फिर से हाई हो जाती है। रीसेलर फिर भी परेशान होती हैं, लेकिन फिर भी वो रीसेलिंग करती हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। उन्हें लगता है कि रीसेलिंग बिजनेस घर पर रह के काफ़ी अच्छा चल सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि ये मल्टी प्लेटफॉर्म जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे ज़्यादा लिस्टिंग होती है, इसके होस्टिंग के, डोमेन के, सर्वर के सारे चार्ज लगातार बढ़ते जाते हैं, जिन्हें ये निकालने के लिए सेलर पर उल्टे सीधे चार्ज लगाते हैं। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रोडक्ट की रेट हाई होती है, क्योंकि जब रीसेलिंग कंपनी प्रोडक्ट का चार्ज बढ़ाती है तो सेलर अपने आप उस प्रोडक्ट पर उस चार्ज को ऐड करके आगे सेल करना शुरू कर देता है। अब भाई जब ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो ऑर्डर ज़्यादा आए तो जब सेलर उन प्रोडक्ट के ऑर्डर को डिलीवर करता है तो डिलीवरी में जो चार्ज लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगते हैं। और डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लगने की वजह से एक तो ये ई कॉमर्स कंपनियों के चार्ज देने होते हैं, दूसरा डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लगते हैं। तो होता क्या है कि ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं, रीसेलिंग कंपनियां हैं, ये प्रोडक्ट पर चार्ज ज़्यादा लगाती हैं, 20-20, 25-25% चार्ज लगाती हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं, इतनी ज़्यादा रेट लायक प्रोडक्ट होता नहीं, लेकिन उन्हें मजबूरी में उस प्रोडक्ट की रेट बढ़ानी होती है। लेकिन जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो कस्टमर मोस्टली उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है। तो होता क्या है, एक तो प्रोडक्ट को सेलर ने जो भेजा तो उस पर डिलीवरी चार्ज लगा, फिर उसके बाद जब उसने रिटर्न कर दिया तो वहाँ से जो प्रोडक्ट पिकअप होके आया वापस आया तो उसका भी चार्ज लगा। तो सेलर को कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, इधर से भी चार्ज अपनी जेब से दे दिया, उधर से भी चार्ज अपनी जेब से दे दिया। प्रोडक्ट रिटर्न होना सबसे बुरी बात है, चाहे ई कॉमर्स बिजनेस में मान लो चाहे रीसेलिंग बिजनेस में। तो प्रोडक्ट रिटर्न सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स में नहीं होते, रीसेलिंग बिजनेस में होते हैं, क्योंकि रीसेलिंग बिजनेस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। रीसेलिंग बिजनेस में प्रोडक्ट की रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कमीशन खाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इधर रीसेलिंग एप्लीकेशन को भी कमीशन चाहिए उस सेलर से, और हम जैसे रीसेलर को भी अपना प्रॉफिट ऐड करना है, डिलीवरी कंपनी को भी अपने चार्ज लगाने हैं। तो जो प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपये का मिलता है वो हम लोग 120 का सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट की रेट इतनी अच्छी नहीं होती है तो कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है, जिस वजह से सेलर को लॉस होने लगता है। दूसरी चीज़, डिलीवरी कंपनी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है डिलीवरी में। कैसे लगाती है वो आपको बताऊंगा। आप कहोगे कि ई कॉमर्स कंपनियां तो 3 दिन में डिलीवर करा देती हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, लेकिन रीसेलिंग कंपनियां काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देती हैं। होता क्या है कि जैसे एक पैनल आपके पास है, आप रीसेलर हो, आपके पास ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर लगाया,
ऑर्डर लगाने के बाद वो ऑर्डर पहुंचता है मीशो के पास या जो भी रीसेलिंग कंपनी है उसके पास प्लस सेलर के पास। तो वो दोनों उसको देख लेते हैं, देखने के बाद वेरीफाई करते हैं और सेलर उस प्रोडक्ट को पैक करता है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है पूरा सेटअप करने में और एक एक प्रोडक्ट की डिलीवरी 8-8, 10-10 दिन में होती है और 8-10 दिन में जिसकी नीड होती है 2 दिन में 3 दिन में वो लोग उस प्रोडक्ट को नहीं लेते तो वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है। तो कस्टमर तो भाई ये कहते हैं कस्टमर इज किंग, तो वो तो कभी भी रिटर्न कर सकता है, लेकिन उसके रिटर्न की वजह से सेलर को उसका लॉस झेलना पड़ता है जो डिलीवरी का है। आपको बताना चाहूँगा ई कॉमर्स कंपनी पर जब कोई सेल करता है तो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी को चार्ज देना होता है, कोई रीसेलर अपना ऐड नहीं करेगा। एक फिक्स रेट आप दे दो, वहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर खरीदेगा तो उसे सस्ता मिल जाएगा, यहाँ पे कस्टमर को महंगा मिल जाता है। तो इसलिए भी इशू आता है। तो लगातार जब स्टार्टिंग होती है ना तो ये जो कंपनियाँ हैं, जो रीसेलिंग कंपनियाँ हैं वो अपना चार्ज नहीं देती, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट दिखता है तो रीसेलर काफ़ी ज़्यादा सेल करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ इनकी सेल दिखाई देती है कि ये कंपनी बहुत ग्रो कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ये अपने चार्ज लेना स्टार्ट करती हैं तो ये कंपनी डाउन में आती चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर को लॉस होता है, सेलर को, होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को लॉस होता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाना शुरू कर देती हैं। फिर ये प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, इवेंट्स करते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ों में इशू आते हैं जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम चलती है। तो मोस्टली कहा जाए तो यहाँ पे जो इन कंपनियों की बंद होने या लॉस में जाने की वजह है तो वो यही वजह है कि इनका ओवर खर्चा करना, ओवर एडवर्टाइजमेंट करना, उन चीज़ों की वजह से ये कंपनियां जल्दी क्लोज हो जाती हैं और प्रोडक्ट की रेट हाई होना जिस वजह से कस्टमर रिटर्न कर देता है प्रोडक्ट को, और रिटर्न का जो डिलीवरी चार्ज लगता है और भेजने का डिलीवरी चार्ज लगता है उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा हो जाना, इन चीज़ों की वजह से जो कंपनियां लगातार लॉस में जाती रहती हैं और इस वजह से इन कंपनियों को क्लोज करना पड़ता है। तो ये पूरा रीजन रहते हैं। कुछ रीजन, आपको क्या रीजन लगते हैं वो कमेंट करके बताइए इन कंपनियों के बंद होने के। और बाकी का आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद रीसेलिंग और ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन है उन सभी के डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं।